ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपनी बुद्धि को शुभ कार्यों में लगाकर अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एलएलपी में आज हमें सेक्शन 13, 14 दो तो ये वाले सेक्शन करने बेटा। सेक्शन 13 और 14 जो है बेटा हमारे इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो सेक्शन 11 और 12 हमने किए थे उसके जस्ट बाद आते हैं। सेक्शन 13 में आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस फिजिकल होना चाहिए डिजिटल होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। पहली बात तो हर कंपनी के पास बेटा खुद का रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए। खुद के का मतलब ये नहीं है कि आपका ओन्ड होना चाहिए या फिर आप लैंडलॉर्ड होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास एक फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब है इट मे बी रेंटेड प्रीमाइस, लीज्ड प्रीमाइस और ओन प्रीमाइस, लेकिन आपके पास एक खुद का फुल फ्लैज रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। चाहे वो एक छोटी सी शॉप हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, लेकिन एक फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है जहां पर सारे डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन आपको सेंड किए जा सके, एड्रेस करके भेजे जा सके और जहां पे उसको कोई बंदा रिसीव करे। डन है बेटा। तो सेक्शन 13 कहता है कि हर एलएलपी के पास खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेक्शन 12 कंपनी एक्ट में बोलता था हर कंपनी के पास खुद का फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। सेक्शन 13 में यार 4 सबसेक्शन है। सबसे पहला तो सबसेक्शन 1 जो 13 का बोलता है एवरी एलएलपी शैल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे ऑल नोटिसेज कम्युनिकेशन में भी एड्रेस सेंट एंड रिसीव्ड। दूसरा सबसेक्शन बोलता है यार कि जितनी भी एलएलपीज होती है उनको अगर कोई भी नोटिस गवर्नमेंट सर्व करना चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको कोई भी बातचीत उनसे करना चाहती है, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनसे करना चाहती है, तो बेटा एलएलपी उसके पार्टनर्स और उसके डीपी को कोई भी नोटिस भेजना हो तो हम भेज सकते हैं एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और सम अदर एड्रेस जो एलएलपी ने प्रोवाइड कर रखा है आरओसी को, गवर्नमेंट को। सबसेक्शन 3 यार क्या बोलता है? ये बोलता है कि जितनी भी एलएलपीज होती है उनको अपना पूरा राइट है कि वो अपना रजिस्टर ऑफिस कभी भी चेंज कर सकती है। रजिस्टर ऑफिस अगर आप चेंज करते हो तो आपको आरओसी से अप्रूवल लेने की जरूरत तो नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर चेंज ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। अब ये कंपनी से अलग है क्योंकि वहां पर आपको शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस स्पेशली आउटसाइड द स्टेट या वेयर आरओसी गेट चेंज आरडी का अप्रूवल लेना पड़ता था। यहाँ पे जस्ट आपको इंटीमेट करना है आरओसी को अबाउट द न्यू एड्रेस। डन है। और लास्ट सब सेक्शन 4 जो है 13 का वो क्या बोलता है? अगर आपने ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया, कुछ भी नॉन कंप्लायंस किया, कॉन्ट्रावीन किया इस सेक्शन 13 के प्रोविजन को, तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी रहेगी जो मैक्सिमम 50,000 तक जा सकती है। तो लेट्स रीड सेक्शन 13। एवरी एलएलपी शैल हैव अ फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस। फिजिकल वर्ड यार मैंने ऐड किया है, आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी सेंट एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। तो सीधी सी बात है, हर एलएलपी के पास खुद का प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, एक फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पे सारे डॉक्यूमेंट नोटिस सेंड किए जा सके, कम्युनिकेशन किया जा सके। A document may be served on the LLP, subsection 2. A document may be served on the LLP or the partner or the designated partner by sending by post. अगर हम by post भेजेंगे बेटा तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट है बेटा आपका ये हम आपके रजिस्टर ऑफिस वाले एड्रेस पे भेजेंगे। तो आपके मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड on the LLP or the partner or the designated partner by sending it by post under a certificate of posting और registered post, speed post और इसी प्रकार का कोई भी अन्य मैनर। तो कोई भी डॉक्यूमेंट एलएलपी पे भेजना हो या उसके पार्टनर पे भी भेजना हो या डीपी पे भी, तो बेटर है कि हम उस नोटिस को कहां भेजें? हम एलएलपी के ऑफिशियल एड्रेस यानी कि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर भेजें उसको। बाय सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मेथड, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट मेथड, बाय स्पीड पोस्ट मेथड और इसी प्रकार का कोई भी अन्य मेथड हो सकता है, मैनर हो सकता है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी अदर एड्रेस भी हो सकता है जो कि स्पेसिफिकली एलएलपी ने बताया हो फॉर दिस पर्पज। और अगर एलएलपी ने कोई और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस दे रखा है तो वहां पर भी आपको नोटिस भेज सकती है गवर्नमेंट फॉर द दिस पर्पज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जो भी एलएलपी ने गवर्नमेंट को बता रखा हो इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सब सेक्शन 3 अब आप स्टडी करते हैं। एलएलपी को चेंज करना हो चेंज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल कर देना कि नया ऑफिस का एड्रेस ये है, प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर, और कुछ कंडीशन अगर गवर्नमेंट ने लगाई है तो उनको फुलफिल करना पड़ सकता है। और जो भी आपका नया एलएलपी का एड्रेस है वो गवर्नमेंट को फाइलिंग करने के बाद ही इफेक्टिव होगा और वो मानना चाहेगा।
सब सेक्शन 4, अगर एलएलपी बेटा कॉन्ट्रावीन करती है इस सेक्शन के प्रोविजन को तो एलएलपी और उसके हर पार्टनर के ऊपर बेटा पेनल्टी रहेगी 500 रुपए पर डे की, जो मैक्सिमम बेटा सब्जेक्ट टू है बेटा 50,000 रुपीज। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल कंपनी लॉ के सेक्शन 9 जैसा है। या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब भी आप कोई भी कंपनी और एलएलपी बनाएंगे तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी नॉन नेम, सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नॉन नेम, स्यूइंग कैपेसिटी आ जाएगी और कॉमन सी लेना चाहे तो ले सकती है। लो जी, सेक्शन 14 डन। तो एलएलपी जैसी इनकॉर्पोरेट होगी तो फिर ये अपने ऑन नेम से क्या क्या कर सकती है, लेट्स रीड द मॉड्यूल, पेज नंबर 12.17। Effect of registration, section 14 on registration, LLP by its name is capable of suing and being sued। इसको आप suing capacity बोल सकते हो कि LLP बेटा can sue other and be sued by others। LLP can acquire on hold, LLP खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, बना सकती है, कंस्ट्रक्ट कर सकती है और डिस्पोज यानी कि सेल कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। कॉमन सी लेना चाहे तो ले सकती है, फिर डिसाइड टू हैव वन and it can do and suffer all other acts and the things as the body corporate may lawfully do and suffer, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। डन है बेटा। तो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, इट कैन शू अदर एंड बी शूड बाय अदर दैट्स एंजॉय शूइंग कैपेसिटी and its own name, it can acquire, hold, develop property, dispose of the properties whether movable, immovable, tangible, intangible, and it may have commensal if it decide to have one, and obviously it can do all the contracts and it can suffer all the liabilities and incur all the liabilities and acquire various rights which are normally acquired and suffered by entering into contracts by any other person। डन है बेटा। तो ये आपका सेक्शन 14 डन हुआ। सेक्शन 15, 16, 17 आप प्रीवियस वीडियोज में पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो सिलेबस में हमारे सेक्शन है वो 22, 23 और 24 है, जो हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में डिस्कस करने की। सेक्शन 22 है यार कि हाउ टू बिकम पार्टनर, हाउ टू बिकम पार्टनर, पार्टनर कैसे बने। पार्टनर बनने का सबसे पहला तरीका होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम फाइल करते हैं। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिन जिन लोगों का नाम एज ए सब्सक्राइबर लिखा होता है, जैसे ही एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होगा वे लोग पहले पहले पार्टनर बन जाएंगे। ओके, बाद में किसी को बनना हो सर तो एज पर एलएलपी एग्रीमेंट आपको बनना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट में लिख रखा है हमारे यहाँ पार्टनर अलाउड है, बढ़ाना बढ़ा सकते हो, नहीं है नहीं बढ़ा सकते। एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज भी किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हमारे एडमिशन होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तो ऑल पार्टनर। एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है हमारे यहाँ पार्टनर को लाएंगे तो इस मेथड से लाएंगे, इतना गुडविल उससे मंगवाएंगे, इतना कैपिटल मंगवाएंगे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ सकती है। पेपर के लिए बहुत ही आसान सा याद रखना है। एज पर सेक्शन 22, एज पर सेक्शन 22 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008, any person will become या can become partner of LLP if he was the subscriber to incorporation document, then he will become partner as soon as incorporation is done, and any other person can become partner by following the method and the procedure manner given in the LLP agreement। Let's read study module, उसमें क्या लिखा है, चलो पेज नंबर 12.20 निकाल लो यार। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बिकम इट्स फर्स्ट पार्टनर। जैसे इनकॉर्पोरेशन होगा, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म नंबर 2 वाला, फिलिप वाला, वो फर्स्ट पार्टनर बन जाएंगे। एनी अदर पर्सन बाद में कभी भी बनना चाहे बन सकता है, एलएलपी एग्रीमेंट के रूल्स फॉलो करने हैं। वैसे भी एलएलपी में मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, और मिनिमम डीपी भी 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। सेक्शन 5, 6, 7 से अपनों ने पढ़ा था। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 23, हाउ टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ पार्टनर। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, और ऐसे ही पार्टनर और एलएलपी के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे, उसके लिए बेटा आप एलएलपी एग्रीमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एलएलपी एग्रीमेंट। सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 कहता है यार mutual rights and duties of partner between each other and mutual rights and duties of partners with LLP shall be decided by rules regulation prescribed in the LLP agreement। और सबसेक्शन 4 बोलता है अगर आपने LLP एग्रीमेंट नहीं बनाया तो बहुत गलत किया आपने, कोई बात नहीं, LLP एग्रीमेंट तो बनाना जरूरी होता है, तो बनाया तो जरूर होगा आपने, ऐसी बात तो नहीं कि बनाया नहीं होगा, कुछ प्रोविजन मिस कर दिए होंगे। हाँ,
तो अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट तो बना रखा है बट उसमें कुछ प्रोविजन मिसिंग है आपके, तो जिन जिन प्रोविजंस को आपने मिस कर रखा है एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, वहां पर फर्स्ट शेड्यूल टू द एलएलपी एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं, यस सर, कितनी बार, जितनी भी बार चाहो, बस आरओसी को फाइल कर देना अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। और एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर पार्टनर्स ने, सब्सक्राइबर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैसे एलएलपी पे एप्लीकेबल होगा, फिर उसको बेटा एलएलपी के बनने के बाद सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिएगी। तो अब इसको देखते हैं फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल। एज पर 23 सबसेक्शन 1 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में कुछ और लिखा हो तो उसको आप ध्यान रखना, यानी कि इस एक्ट के बाकी सेक्शंस का सम्मान करते हुए। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बिटवीन ईच अदर, आपस में क्या रिश्ते हैं इनके। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, और एलएलपी के साथ क्या रिश्ता है, शैल बी गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। उसके बाद सीधा सबसेक्शन 4 हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसेक्शन 1 को सबसे ज्यादा रिलेट सबसेक्शन 4 कर रहा है यहाँ पर। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एज टू एनी अदर मैटर, अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट तो बनाया होगा क्योंकि मैंडेटरी है, फॉर्म नंबर 3 में फाइल भी करना जरूरी होता है, बट उसमें कोई आपने किसी मैटर को या किसी पॉइंट को छोड़ दिया, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो छोड़ दिया, या हु विल बी द पर्सन हु विल मैनेज द अकाउंट्स, या कोई भी ऐसा पॉइंट, ड्राइंग कितनी अलाउड है, ऐसा कुछ भी है पॉइंट आपने छोड़ दिया, कंफ्यूजन हो रखी यार कितना अलाउड होगा, कितना कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, वगैरह वगैरह, then such mutual right and duties of partner and the mutual right and duties of LLP and the partner shall be determined by the provision relating to that particular matter as are set out in the first schedule। तो फोर्थ जो सबसेक्शन उसका क्रक्स है, फर्स्ट शेड्यूल से डिसाइड होंगे अगर कोई भी मैटर पर एलएलपी एग्रीमेंट चुप है, साइलेंट है। सबसेक्शन 2 एलएलपी एग्रीमेंट और उसमें कोई भी चेंज अगर आप करते हैं तो वो जरूर आप आरओसी को फाइल करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, दैट इज फॉर्म नंबर 3, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड अकम्पेंड, यानी कि आपको साथ में भरनी है बेटा प्रिस्क्राइब्ड फीस। डन है बेटा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड फीस में आप एलएलपी एग्रीमेंट और उसका चेंज आरओसी को फाइल करेंगे। सबसेक्शन 2 डन होता है। सबसेक्शन 3 प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो बेटा है उसको रिलेट करता है। कोई भी एग्रीमेंट राइटिंग में कर रखा था आपने बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले एलएलपी के, यानी कि जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे डील हुई है उसके जन्म से पहले ही आपने कोई डील कर ली थी, तो वहां पे आईसीए आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईसीए कहता है प्रिंसिपल के जन्म से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको लेकर मैं कोई भी आपको बता नहीं सकता प्रोविजन, तो इसलिए एलएलपी एक्ट का ये प्रोविजन बड़ा रेलिवेंट है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। एनी एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया है बेटा एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिन लोगों ने अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे एज ए सब्सक्राइबर दिया था और ये इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वहां पे नॉर्मली वॉइड एब इनिशियो होता है एज पर आईसीए, लेकिन एलएलपी एक्ट इसको अब लीगलाइज करेगा, इसको वैलिडेट करवाएगा। कैसे? ये बेटा एलएलपी पे बिल्कुल एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑब्लिगेशन इंपोज कर देगा, प्रोवाइडेड अगर हम क्या कर दें, इस एग्रीमेंट को यार रेटिफाई कर लें, एक्सेप्ट कर लें बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन इज ड्यूली डन। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद मीटिंग बिठाइए पार्टनर्स की और उस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई यानी कि अडॉप्ट कर लीजिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। थैंक यू। सेक्शन 23 डन। 24 पे आते हैं, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, आज का लास्ट टॉपिक। देखो बेटा पार्टनरशिप का इंटरेस्ट कैसे खत्म होता है और उससे क्या राइट एंड ड्यूटीज अराइज होती है, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पार्टनर बेटा अगर फर्म से जाना चाहता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसको एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट में हो सकता है ड्यूरेशन फिक्स हो सकता है पर्पज फिक्स हो, इसलिए आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते। फिक्स ड्यूरेशन फिक्स पर्पज की हो सकती है, लेकिन सबसेक्शन 1 कहता है अगर कोई भी इस प्रकार का एलएलपी एग्रीमेंट में प्रोविजन नहीं है तो हम बताते हैं 30 डेज का एडवांस नोटिस राइटिंग में देकर अपनी इस इंटेंशन का कि अदर पार्टनर्स को बता दो हम नहीं आएंगे 30 दिन के बाद, आप जा सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। तो 24 सेक्शन का पहला सबसेक्शन रिलेट करता है रिजाइन को, दूसरा अदर मोड्स ऑफ सेसेशन को बेटा, तीसरा सबसेक्शन फॉर्मर पार्टनर कब लायबल रहता है अगर वो पब्लिक नोटिस ना दे, थर्ड पार्टी उसको अभी भी इशू कर सकती है सेसेशन के बावजूद, तो सावधान रहना होता है।
फोर्थ सबसेक्शन कहता है ओल्ड लाइबिलिटी के लिए तो वैसे भी लाइबल रहेगा। फिफ्थ सबसेक्शन कहता है यार मिलेगा क्या, जब आप फर्म से छूट के जाएंगे तो आपको अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन का हिस्सा मिलेगा, अपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा, है ना, अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो आपने दी हुई थी टोटल कैपिटल में वो आपको मिल जाएगी, और आपको बेटा ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। लॉस का बियर भी करना पड़ेगा। और लास्ट सबसेक्शन 6 कहता है जब तक सेटलमेंट ना हो जाए, सेसेशन हो चुका है, तो आप फर्म में नहीं आ सकते ये बोल के कि यार मेरा तो अकाउंट का सेटल नहीं हुआ तो मैं तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो अपना हिस्सा मांगने आओ, लेकिन आप डे टू डे अफेयर को मैनेज करने नहीं आ सकते। डिसीजन मेकिंग आपके पास अब नहीं रहेगी, चाहे आपका अकाउंट का सेटलमेंट ना हुआ हो। चलिए 24 का सबसेक्शन 1 रीड करते हैं। ए पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर और इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर एज टू द सेसेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर by giving notice in writing of not less than 30 days to other partner of his intention to resign as a partner। तो या तो पार्टनर्स के बीच में एलएलपी एग्रीमेंट हो या उन्होंने कोई स्पेशल एग्रीमेंट कर रखा हो जिससे कि डिसाइड किया गया हो कि कब ये पार्टनर हमारे यहाँ से जा सकता है। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं था तो 24 का सबसेक्शन 1 बोलता है आप रिजाइन दे सकते हो, बस 30 डे एडवांस आपको बताना है। नोटिस पीरियड 30 डेज का रहेगा। तो कोई भी पर्सन बेटा पार्टनर जो था वो अब सीज कर सकता है अपना रिलेशन एज पर द एग्रीमेंट विद द पार्टनर्स, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसको बेटा नोटिस देना राइटिंग में ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज कि मैं जा रहा हूं, और 30 डेज का एडवांस नोटिस देने के बाद आपका रिजाइन वैलिड रहेगा। 30 डेज प्लस पहले बताना है। सबसेक्शन 2 कहता है और कैसे कैसे हम सेसेशन देख सकते हैं, कैसे कैसे पार्टनर का रिश्ता खत्म हो सकता है। डेथ ऑफ द पार्टनर, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी से ऐसा हो सकता है, या फिर पार्टनर हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और ही हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, या फिर बेटा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पार्टनर को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर बेटा डेली बेसिस पर बिजनेस मैनेज करने आते हैं तो आपका नॉर्मली रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो he is declared to be unsound mind by competent court. He has applied to be adjudicated as insolvent और declared as insolvent। ये सब कंपनी लॉ में नहीं था। कंपनी लॉ में अनसाउंड माइंड का पर्सन भी मेंबर बन सकता है, क्योंकि कंपनी लॉ में शेयर होल्डर डेली नहीं आते। पार्टनरशिप में भी इस चीज का रहता है बेटा कि पार्टनर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और एलएलपी में तो बेटा मैंडेटरी और एक्सप्रेसली लिखा हुआ था बेटा कि पार्टनर बनने की योग्यता यही है कि इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी बन सकता है, बट वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। सेसेशन का जो दूसरा मोड है जो सेक्शन 2 में गिवन है वो कहता है बेटा कि सेसेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया, या फिर बेटा वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, और या उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है। सबसेक्शन 3, अगर आपने फर्म से रिश्ता तोड़ दिया, आप फॉर्मर पार्टनर हो गए, एक्स पार्टनर हो गए, अभी भी लायबल हो रहे हो, तो उसका रीजन क्या है? थर्ड पार्टी को पता नहीं चला। तो उसके बचने का तरीका क्या है? 2 तरीके बताए हैं। या तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि थर्ड पार्टी को अच्छे से पता था कि मैंने फर्म से रिश्ता छोड़ दिया था, सेसेशन का थर्ड पार्टी को अच्छे से पता था। थर्ड पार्टी हैज द नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी। या फिर थर्ड पार्टी को अगर आपने एक्सप्रेसली नोटिस नहीं दिया था तो आरओसी को जरूर आपने फाइल कर दिया था दैट द फॉर्मर पार्टनर इज नाउ नो मोर पार्टनर इन द फर्म एंड ही हैज लेफ्ट द फर्म। ये बात आरओसी को बतानी होती है। सेक्शन 25 के अंदर अगर वहां पे एलएलपी बताए तो अच्छी बात है, वरना सेक्शन 25 का लास्ट सबसेक्शन बोलता है कि पार्टनर खुद भी बता सकता है आरओसी को कि यार हमने फर्म छोड़ दी है, और आरओसी की साइट पे एक पब्लिक साइट है, तो इससे भी आप बच सकते हो। तो 2 तरीके हैं। अगर आप फॉर्मर पार्टनर यानी कि एक्स पार्टनर होने के बावजूद भी लायबल हो जाते हो तो उससे बचना चाहते हो, या तो प्रूव कर दो थर्ड पार्टी को पता था, थर्ड पार्टी हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर, या फिर हमने आरओसी को नोटिस डिलीवर कर दिया था। सेसेशन ऑफ पार्टनर के बावजूद भी बेटा ओल्ड डेट्स के लिए आप लायबल रहेंगे जो आपके पार्टनर बनने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, पार्टनर के रहते रहते जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। हालांकि पार्टनरशिप से रिश्ता खत्म होने के बाद जो आपके कॉन्ट्रैक्ट नए हो रहे हैं, नए डेट्स, नई लायबिलिटी है, उसके लिए पार्टनर ऑब्वियसली जो एक्स पार्टनर वो लायबल नहीं होगा, फॉर्मर पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होगा। जहां